हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। आज आपको हम बताएंगे क्लास 10th का जो फिजिक्स चैप्टर 2 है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से हम बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने की बहुत ही संभावना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, मानव नेत्र का चित्र सहित समझाइए। मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र को चित्र सहित समझाना भी है और इसको बनाना भी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पहले देखिए अगर हमको नेत्र को बनाना है तो बनाने का तरीका देख लीजिए क्या होगा। बनाने का तरीका यह है कि आप यहाँ ऐसे क्या करिएगा, ऐसे लेयर बनाइएगा पहले, ठीक है ना। ऐसे गोल सा लेयर बनाइएगा और बीच में यहाँ स्थान में जहाँ जहाँ छोटा वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। एक लेयर हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे दूसरा लेयर बनाना है, ठीक है। ये हो गया दूसरा लेयर। और पेपर में आपको पेंसिल का यूज करना है। मैं तो यहाँ कलम से बता रहा हूँ, लेकिन आपको जो है वो पेंसिल का यूज करना है। यहाँ पर हो गया ऐसे, और यहाँ पर देखिए ये ऐसे रहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऐसे रहता है ये ऐसे, ये देखिए ये ऐसे है, ऐसे बना दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रहता है हमारा, यहीं पर रहता है ये नेत्रोदय या नेत्र। और यहाँ पर ये जो रहता है, यहाँ पर ऐसे इसको घेरा रहता है ये, ठीक है। और यहाँ पर हमारे इसके आगे क्या रहता है, यही जो होता है हमारा श्वेत मंडल होता है, ऐसे घेरा रहता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बना दीजिएगा और सभी का नाम लिख दीजिएगा। देखिए ऊपर वाला जो नाम होता है इसको बोलते हैं दृष्टि पटल, दृढ़ पटल। नीचे जो होता है इसको बोलते हैं रक्तक पटल। और ये जो होता है सबसे अंदर वाला, यहीं पर होता है रेटिना। और रेटिना के नीचे ये होता है अंध बिंदु होता है, ठीक है ना। और ये जो होता है यहाँ से कुछ तंत्रिका तंत्र निकले जो हमारे मस्तिष्क को सूचना देते हैं। और मस्तिष्क यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, उल्टा। तो ये क्या करता है, और यहाँ पर मैं अभी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा। तो ये रेटिना पर जब उल्टा प्रतिबिंब बनता है तो मस्तिष्क को क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाकर देखता है। अभी बताऊंगा इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो है, ये जो श्वेत मंडल होता है, ये श्वेत मंडल है, इसके बीच में भी द्रव भरा रहता है, इसमें भी द्रव भरा रहता है। यही द्रव जब क्या होता है, सूखने लगता है, तो सूखने लगता है हमारे आंख भी क्या होती है, गोलक छोटा होने लगता है, ठीक है ना। इसमें द्रव जो भरा रहता है, कच्चा द्रव, वो अगर सूखने लगता है मतलब कम होने लगता है तो हमारा आंख क्या होता है, गोलक छोटा होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ झुर्रियाँ पड़ने लगती है और हमको साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। ये जो मांसपेशियाँ होती है जिसको क्या करती है, इसको अच्छे से नेत्र को पकड़े रहते हैं, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पर ये चित्र ऐसे बना लेना है और आपको अच्छे तरीके से सेट करके बनाना है। नाम सबका लिख देना। अभी मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखिए किसका किसका नाम लिखना है। देखिए मैं यहाँ चीज़ एक एक तो आप पढ़ते भी चलूंगा और आपको समझाते भी चलूंगा। तो देखिए पहला दृढ़ पटल क्या है, तो इसे ही पता है दृढ़, दृढ़ मतलब मजबूत। मजबूत क्या है, तो देखिए जो सबसे ऊपरी वाला बाहरी वाला परत होता है इसी को बोलते हैं दृढ़। ये क्या करता है, हमारे आंख के गोलक को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम है दृढ़ पटल। यह सबसे बाहरी श्वेत अपारदर्शी परत होता है। अपारदर्शी मतलब आर पार नहीं देख सकते हैं, पर्दा होता है। यह आंतरिक भाग की सुरक्षा करता है, जो आंतरिक भाग है इनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। अगला देखिए रक्तक पटल। रक्तक पटल उसकी जस्ट पहला ये लास्ट वाला, उसके दूसरा वाला ये जो होता है इसको बोलते हैं रक्तक पटल। यह काले रंग की अपारदर्शी झिल्ली होती है और यह प्रकाश का अवशोषण, आंतरिक परावर्तन को रोकती है। प्रकाश का अवशोषण और आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। आंतरिक परावर्तन का मतलब होता है कि यहीं पर मान लीजिए प्रकाश यहाँ गया, फिर यहाँ जाने के बाद टकरा कर वापस चला गया, तो इसको ऐसे करने से रोकती है, ठीक है ना। अगला देखिए रेटिना क्या है। रेटिना में आपको बताया हूँ, रेटिना यहाँ पर होता है। देखिए ये जो है यहाँ पर ये भाग दिख रहा है, ये रेटिना है। रेटिना पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। यह सबसे भीतरी परत होती है। यह वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना क्या करता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। देखिए अगर देखिए पित्त बिंदु क्या होता है, तो पित्त बिंदु एक ऐसा बिंदु होता है ना रेटिना के ठीक नीचे जो होता है पीले रंग का बिंदु होता है। यहाँ पर रेटिना के यहाँ पर एक और होता है, यहाँ पर एक बिंदु और होता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो होता है ये होता है पित्त बिंदु। तो पित्त बिंदु क्या करता है, रेटिना के ठीक नीचे पीले रंग का बिंदु होता है। यह स्वच्छ या साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाता है। यह स्वच्छ और साफ सुथरा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। और देखिए अगला क्या है, अगला अंध बिंदु। यह पित्त बिंदु के नीचे होता है। देखिए यहाँ पर बताया ना, यहाँ पर देखिए ये जो है ये पित्त बिंदु है। पित्त बिंदु के नीचे कौन होता है, अंध बिंदु। तो यहाँ पर देखिए पित्त बिंदु में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, पित्त बिंदु। ये पित्त बिंदु के नीचे क्या होता है, अंध बिंदु होता है। तो देखिए पित्त बिंदु के नीचे अंध बिंदु होता है। यहीं से दृष्टि नाड़ियां मस्तिष्क तक पहुंचती है। तो देखिए इसको कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो होता है इसको यहाँ कह के यहाँ कह सकते हैं, ठीक है ना। अंध बिंदु को अंध बिंदु क्या कह सकते हैं, यहाँ से दृष्टि नाड़ियां जो होती है ना, जो जाती है मस्तिष्क तक, यहीं से होकर जाती है, ठीक है ना। अगला देखिए कार्निया क्या होता है, यह उभरा हुआ भाग होता है। देखिए कार्निया कौन है, यही सबसे ऊपरा उभरा हुआ जो मंडल है, श्वेत मंडल, इसी को कॉर्निया बोल रहे हैं, ठीक है ना। कॉर्निया ये उभरा हुआ होता है, यह नेत्रदान में दिया जाता है। तो पूछता है पेपर में कि मानव नेत्र का कौन सा भाग जो है दान में दिया जा सकता है, तो वो है कार्निया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए आइरिस है। आइरिस का मतलब क्या होता है, इसी को हिंदी में परितारिका बोलते हैं। देखिए जो हमारा आंख होता है, गोलक है, मान लीजिए गोलक है, इसमें एक छोटा सा भाग होता है श्वेत मंडल, और ये जो है काला मंडल होता है, ये काला वाला, और इसी में छोटा सा और होता है, ये जो होता है इसको पुतली बोलते हैं और इसको परितारिका यानी आइरिस बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कहा है यह कार्निया के पीछे स्थित होता है। यह एक गहरा वलयाकार पेशीय डायफ्राम है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। पुतली के आकार को नियंत्रित मतलब यह है कि उसकी पुतली के आकार को छोटा और बड़ा करता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि धूप में जब जाते हैं आप लोग, धूप में रहते हैं और थोड़ी देर सूर्य भगवान को देखते हैं तो और थोड़ी देर वहां से नजर हटाते हैं, देखते हैं आपको धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी पुतली क्या हो गई, छोटी हो गई है, ठीक है ना। और थोड़ी देर बाद देखते हैं फिर वो बड़ा होता है, साफ दिखने लगता है। ऐसे बहुत ज्यादा अंधेरा कमरे रहता है और आप उजाले में से आते हैं, अंधेरे कमरे में आते हैं, देखते हैं आपको दिखाई कम देने लगता है। तो फिर क्या करते हैं, उसका वहाँ थोड़ा सा आंख को जो होता है फैलाते हैं, फिर देखते हैं कि हाँ साफ दिखने लगा। इसका मतलब होता है कि वो पुतली क्या हो, छोटी या बड़ी हो। जब छोटी हो जाती है तो कम दिखता है और बड़ी होती है तो साफ दिखाई देने लगता है, ठीक है ना।
अगला देखिए नेत्र लेंस क्या होता है। नेत्र लेंस यह प्रोटीन का बना एक झिल्ली का पर्दा होता है जो उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। हम पूछेंगे कि हमारे आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है, तो बोलेंगे उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है। कोई पूछता है कि हमारा प्रतिबिंब रेटिना कहाँ बनता है, तो बोलेंगे रेटिना पर। बोलेंगे रेटिना पर कितने समय के लिए बनता है, तो बोलेंगे 0.1 सेकंड के लिए क्या करता है, वहां पर अपना प्रभाव रखता है। और उसी 0.1 सेकंड में मस्तिष्क उसका, क्योंकि रेटिना प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये क्या करता है, तुरंत उसका प्रतिबिंब क्या करता है, सीधा बना के जो हमारा मस्तिष्क है ये प्रतिबिंब उल्टा बना रहता है रेटिना पर, तो ये क्या करता है 0.1 सेकंड में तुरंत उसका प्रतिबिंब क्या करता है, सीधा बना के देख लेता है, ठीक है ना। और हमको अच्छे से सीधा तब दिखाई देने लगता है, ठीक है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है, समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो देखिए समंजन क्षमता मतलब ये होता है नेत्र को किसी चीज को सहयोग करने यानी देखने की, उसको एब्जॉर्व करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। जैसे देखिए नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करके निकट व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, उस क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। तो नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं मतलब हम आँख को देखते हैं ना कि कुछ बहुत दूर जब वस्तु रहती है हमसे और हमको साफ नहीं दिखाती है, तो हम उसको एब्जॉर्व करना चाहते हैं, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं, तब जाकर हमको क्या करती है, दिखाई देती है। या कोई चीज़ ऐसी होती है जब हमारे बहुत नजदीक रहती है तब हमको भी नहीं दिखाई देता है, तो भी हम क्या करते हैं उसको थोड़ा दूर करके ऐसे करके देखते हैं। तो यही जो होती है एब्जॉर्व करने की क्षमता, कितने दूर दिख रहा है कितने दूर नहीं दिख रहा है, एब्जॉर्व करने की क्षमता क्या है, समंजन क्षमता है। अगला देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे हमारे पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। तारों से चलने वाली प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न वायुमंडलीय अपवर्तन के बाद हमारे आंखों तक पहुंचती है, मतलब बहुत सारी परतें होती है, एक बाई एक परत लगी होती है और तब हमारे आंखों तक क्या होती है, पहुंचती है, जिसके कारण तारे क्या हुए, टिमटिमाते नजर आते हैं, ठीक है ना। क्यों होता है, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। पूछ सकता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण होते हैं, क्योंकि आपको पता है अपवर्तन के नियम में कहता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। वैसे ये होता है जब भिन्न भिन्न परतें होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण आती है तो अपने मार्ग थोड़ा सा विचलित हो जाती है, फिर दूसरे में जाती है, फिर विचलित हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है कई परतों से उसको गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते नजर आते हैं। इसका एक लाइन में आंसर है अपवर्तन के कारण। और अपवर्तन का नियम याद रखिए, जब अपवर्तन के नियम में कहता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां कह रहा है कि जरा दूरदर्शिता क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। तो देखिए जरा दृष्टि दोषता का है, मैं वैसे ही बता देता हूँ। जैसे देखते हैं ना कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दूर की वस्तु भी नहीं अच्छे से दिखाई देती है स्पष्ट, और नजदीक की भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो उनको बोलते हैं जरा दूरदर्शिता। इसको मैं ट्रिक से याद रखाऊंगा। देखिए क्या होता है, जरा जरा मतलब दूर का भी जरा जरा दिख रहा है और पास का भी जरा जरा दिख रहा है लेकिन स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसी को बोलते हैं जरा, यानी जरा जरा दिख रहा है, जरा दूरदर्शिता। तो देखिए वह दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को न तो पास का दिखाई देता है और न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो आप यहाँ स्पष्ट दिखाई लिख दीजिएगा, जैसे यहाँ न तो दूर का दिखाई देता है और न ही पास का दिखाई देता है, न ही दूर का स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे लिखा जाता है स्पष्ट, ठीक है ना, स्पष्ट दिखाई देता है, तो ऐसे दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए इसका कारण क्या है, यह दृष्टि दोष तब होता है जब व्यक्ति बूढ़ा होने लगता है, उसकी आंखों की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है, लेंस में लचीलापन का कम हो जाता है, जिससे वह किसी वस्तु पर फोकस नहीं कर पाता। मैं अभी आपको बताऊं, एक कचाव द्रव होता है, कचाव द्रव में क्या होता है, लचीलापन होने लगता है, क्योंकि उसमें का जो पानी कचाव द्रव होता है वो सूखने लगता है, जिसकी वजह से उनका जो गोलक होता है छोटा होने लगता है और वो सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने से कोई भी चीज होता है वो साफ नहीं दिखाई देता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है, उनका जो लचीलापन होता है कमजोर हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और वो अच्छे से उसको देख नहीं सकते हैं, ठीक है। इसका निवारण देखिए क्या कर रहे हैं, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोकसी लेंस का मतलब ये होता है कि हम उत्तल लेंस का भी प्रयोग करते हैं और अवतल लेंस का भी प्रयोग करते हैं, दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं, तब क्या होता है उसको दूर की भी और पास की भी दिखाई देती है, इसी को बोलते हैं द्विफोकसी लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला है स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो देखिए इसका कारण है कि सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूल के कण नीले रंग का अपरकिरण कर देते हैं, मतलब फैला देते हैं, अन्य रंगों की अपेक्षा सबसे अधिक करते हैं, जिसके कारण नीला रंग वायुमंडल में फैल जाता है, जिसके कारण वायुमंडल नीला दिखाई देता है। इसको मैं अपनी बात समझा रहा हूँ। देखिए जब प्रकाश की किरण जब आती है पृथ्वी पर तो क्या होता है, वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण जो होते हैं नीले रंग का प्रकिरण ज्यादा कर सकते हैं और बाकी सब रंग जो होते हैं उसके मुकाबले बहुत कम उनका प्रकिरण होता है, लेकिन नीले रंग का प्रकिरण मतलब फैलाव बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमको नीला रंग ही दिखाई देता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहा है प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का अपवर्तन देखिए कैसे होता है। देखिए मैंने यहां पर एक प्रिज्म बना दिया, ठीक है ना, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, यहां पर मैंने एक प्रिज्म बना दिया। यहां से मैं क्या करूंगा, ये जो P है, P और Q, ये जो PQ है ये आपतित किरण है। देखिए ये रुमाल है ना, इसका मतलब आने वाली किरण, आपतित किरण, ठीक है। अब देखिए ये किरण क्या आती है, विरल माध्यम, मतलब ये खुला स्थान है जिसको विरल, ये सघन है, तो विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में जाती है तो देखिए मैं यहाँ क्या करूंगा, ये जो दिख रही है इसका सतह दिख रहा है प्रिज्म का, इस पर हम लंब एक डालेंगे, लंब ये क्या है, सीधा सीधा एक लंब है। तो यहाँ जब ये किरण जाएगा तो ये लंब है, अभिलंब की ओर क्या होती है, झुक जाती है, जब सघन में जाती है अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो ये ऐसे जाती है। फिर इस पर देखिए, फिर इस पर एक लंब डालेंगे वाली सतह पर, ठीक है। जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब इधर है, अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, तो यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर जा रही है। अब देखिए ये किरण जहाँ पर दोनों अभिलंब है इनको जब मिलाएंगे तो यहाँ पर मान लीजिए मिल रहा है, ठीक है ना, और इसका
इसका नाम दिया पी क्यू, आने वाली किरण को पी क्यू और जाने वाली किरण को आर एस, ठीक है ना। और इन दोनों को जब किरण को क्या करते हैं, ये वाले जो किरण जो मिरर थे इन दोनों को जब पीछे मिलाएंगे तो एम पॉइंट पे क्या होते हैं, काटते हैं। प्रिज्म का कोण जो होता है ए होता है। यहाँ पर देखिए इन दोनों का विचलन यहाँ से पता चलता है, ये जो यहाँ पर गया और ये जो यहाँ पर गया, यही जो कोण है इसी बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा मतलब यही इसको दर्शाते हैं विचलन कोण, इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज एबीसी था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अच्छे से समझिएगा, कह रहा है प्रिज्म पर गिरने वाली किरण के आपतन कोण आई, यहाँ पर जो ये किरण गिर रही है इसको बोले आपतन कोण आई का मान बढ़ाने पर, जैसे जैसे इसका मान क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, विचलन कोण का मान पहले घटता है, जैसे जैसे बढ़ाएंगे जैसे बढ़ाएंगे तो विचलन कोण का मान इधर क्या होगा, इधर ऐसे झुकता रहेगा तो क्या होगा, घटने लगता है। तथा विशेष आपतन के लिए न्यूनतम मान प्राप्त करने के पश्चात विचलन कोण पूरा बढ़ने लगता है। इसका फिर जब ये कोण प्राप्त हो जाता है, फिर उसके बाद ये एक स्थिति ऐसी आती है जिसकी वजह से इसका कोण का मान फिर क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि क्या कोण क्या है, तो डेल्टा जो है विचलन कोण है, ए क्या है प्रिज्म कोण है, पी की क्या है फलक ए बी पर आपतित किरण है, आई क्या आपतन कोण है, आर1 क्या है, देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है, इस वाले कोण को मैंने आर1 दिया, इस वाले नाम को आर2 दिया। यही बोला है कि आर1 फलक ए बी पर आपतन कोण, आर2 फलक जो है ए सी पर आपतन कोण है। अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज है, इसका सिंबल क्या है, चतुर्भुज ए क्यू एन आर में, देखिए कहाँ पर है ए क्यू एन आर, तो एक चतुर्भुज बन रहा है, इसलिए चतुर्भुज की बात कर रहा हूँ। अब इस चतुर्भुज में देखिए कोण ए है, देखिए 4 लोग कोण बना रहे हैं, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, चार कोण, तो एक कोण एंगल ए होगा, फिर ए क्यू एन होगा, अब फिर क्या होगा क्यू एन आर होगा, फिर क्या होगा एन आर ए होगा। यही चारों लिखा गया है, देखिए एंगल ए क्यू एन प्लस क्यू एन आर प्लस एन आर ए इक्वल टू, तीनों जब चतुर्भुज है तो तीनों मिलकर कितना होगी, 360 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब देखिए एंगल ए क्यू एन बराबर है एंगल एन आर ए इक्वल टू 90 डिग्री, क्रमशः है ए बी वह ए सी पर लंब है। देखिए कौन कौन बोला है, क्यू और आर, ये जो क्यू है, क्यू जो है यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री कोण बनाएगा, आर भी तो यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहा है क्योंकि लंब है दोनों, ठीक है ना। तो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर ये भी मिलकर 180 डिग्री होंगे, क्योंकि जब ये आमने सामने की भुजा जब 180 होंगे तो ये भी आमने सामने की भुजा क्या होते हैं 180 अंश होते हैं, इसलिए लिखा गया है एंगल ए और एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 हो जाएगा। अब देखिए त्रिभुज क्यू एन आर में, देखिए कहाँ पर है क्यू एन आर, इस छोटे से त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है और समीकरण 2 यहाँ पर है। देखिए पहले क्यू एन आर में देखिए यहाँ पर दो लोग हैं देखिए तीन लोग हैं ना, एक कोण यहाँ पर है एंगल R2 और एक कोण ये एन वाला है क्यू एन आर, तो तीन लोग मिलकर 180 डिग्री कोण बनाएंगे, तो ये लिखा गया है एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एन आर इक्वल टू 180 होगा। अब देखिए जब दोनों ये 180 बनाए हैं, मतलब राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी के लिए लिखा गया है समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर। अब देखिए जब तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, तो एंगल ए प्लस इसको एंगल लिख के ए भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और एंगल क्यू एन आर इक्वल टू R1 प्लस R2 इक्वल टू इतना। अब देखिए दोनों लेफ्ट हैंड इधर भी है तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे और इधर हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2 समीकरण 3 दे दिया। अब विचलन कोण जो होता है, विचलन कोण थीटा बराबर जो होता है, ये देखिए ध्यान से समझिएगा, जो विचलन कोण थीटा इक्वल टू ये दोनों आंतरिक कोण, क्योंकि बहिष्ठ कोण है, देखिए ध्यान से देखिए, देखेंगे अगर ये देखिए ये जो है एंगल जो बहिष्ठ कोण है, अब बहिष्ठ कोण कौन किसका बहिष्ठ कोण है, क्योंकि जो एंगल है तो इन दो जहां भी एंगल बन रहा है देखिए ये बहिष्ठ कोण है ना, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आंतरिक कोणों के योग के जो बहिष्ठ कोण होता है, दोनों आंतरिक कोणों के योग क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए लिखा गया है एम क्यू आर प्लस क्यू आर एम, देखिए एम क्यू आर प्लस क्यू आर एम, ये बहिष्ठ कोण इन दोनों के एंगल के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पर एम क्यू आर जो है, यहाँ ध्यान समझिएगा, डेल्टा जो है ये आई माइनस R1 कैसे, देखिए क्योंकि हमको जब इसको लिखना है एम क्यू आर, तो एम क्यू आर देखिए हमको इतना बस चाहिए एम क्यू आर क्या, देखिए पूरा जब ये देखिए अगर यहाँ ध्यान समझेंगे ये क्या है, ये जितने डिग्री का कोण बनाएगा उतने डिग्री का कोण ये इधर वाला भी बनाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, आमने सामने बराबर, तो जब ये आई है तो ये भी आई होगा। लेकिन ये पूरा आई है, इस आई में से ये वाला एंगल कितना हमको हाई तो पता है, लेकिन हाई नहीं पता है, तो ये पूरा आई है, इस आई में से आर अगर घटा दे तो हमको पता चलेगा ये इतना होगा। ऐसे यहाँ पर जो ई है ये शीर्षाभिमुख कोण जितना ये होगा उतना ये भी होगा, तो हमको ये वाला पता, लेकिन हमको इतना चाहिए बस इतना वाला, हम क्या करेंगे ई में से ये R2 क्या करेंगे घटा देंगे तो हमको ये पता चलेगा। कोई चीज़ यहाँ किया गया है, देखिए आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। अब यहाँ पर देखिए आई प्लस ई को एक तरफ लिया, माइनस को एक तरफ लिया, इन दोनों में से माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 दोनों माइनस में थे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इस हिसाब से देखा जाए ये वाला चीज समीकरण 1 से एंगल के बराबर है, इसलिए मैंने यहाँ एंगल रख दिया। अब ये वाला देखिए, अब यहाँ पर इसको समीकरण हमने क्या आपको नाम दिया। अब न्यूनतम विचलन कोण के लिए हम जानते हैं, न्यूनतम विचलन कोण के लिए जो आई होता है वो ई के बराबर होता है और R1 R2 जो होते हैं आर के बराबर होते हैं न्यूनतम विचलन कोण के लिए। तो समीकरण 3 से हम अगर सम्मान रखेंगे तो देखिए समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है समीकरण 3, यहाँ पर है समीकरण 3। अब समीकरण 3 से सम्मान रखेंगे, देखिए क्या होगा, ए ये क्या हो जाएगा आर जो होगा, ये R1 भी आर हो जाएगा, R2 भी आर हो जाएगा, इक्वल टू दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 आर। यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे 2 कहाँ जाएगा, एक नीचे चला जाएगा, इस समीकरण 5 नाम दे दिया मैंने, ठीक है ना। आर का मान पता चल गया। अब डेल्टा देखिए, डेल्टा का जमान होगा, यहाँ पर मैंने जो माना था यहाँ पर देखिए ये वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आई प्लस ई माइनस का ए यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्योंकि दोनों बराबर थे इसलिए दोनों को आई कर दिया माइनस का ई, अब दोनों को आई क्योंकि अभी पता चल जाएगा, तो देखिए दोनों आई हो जाएंगे तो ये 2 आई हो जाएगा माइनस का ई, ये माइनस वाला ये उधर जाएगा डेल्टा के पास तो प्लस हो जाएगा और यहाँ से आई का मान निकालेंगे 2 यहाँ आ गया, ठीक है ना। आई का मान पता चल गया, आर का मान यहाँ पहले से पता था इसलिए यहाँ आई का मान निकाला गया, तब मन लगा सकते
सकते हैं साइन आई अपन साइन आर, तो इसलिए यहाँ पर आगे इतना। अब स्नेल के नियम से हम जानते हैं साइन आई अपन साइन आर, म्यू बराबर होता है नियतांक बराबर अपवर्तनांक बराबर होता है साइन आई अपन साइन आर। यहाँ पर हो जाएगा आई का मान देखिए यहाँ पर रखेंगे यहाँ, और आर का मान यहाँ पर निकला गया है ये वाला यहाँ रखेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा थीटा जो है अल्प होने पर, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा के बराबर, क्योंकि बहुत छोटा है जब, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा, ये मानना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो होगा इसका मतलब देखिए जब साइन था उसके फर्स्ट थीटा था, थीटा बराबर हो गया, तो यहाँ पर साइन जो है ये इसके बराबर है, इसका मतलब ये साइन आई पूरा थीटा तो ये क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, इसे यहाँ पर जो इसके बराबर ये जो है साइन a/2 ये जो होगा डायरेक्ट इसके बराबर हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ लिखा गया है देखिए, म्यू बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस a/2, और ये a/2 2 से 2 कट जाएगा तो डेल्टा a प्लस ए हो जाएगा। यहाँ से a यहाँ मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो a म्यू इक्वल टू डेल्टा प्लस ए, हमको डेल्टा का मान चाहिए, a उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ देखिए दोनों में एक कॉमन है तो म्यू, और यहाँ म्यू यहाँ से a निकला तो म्यू बच जाएगा, यहाँ से निकला तो 1 बचेगा, इतना हो जाएगा। ये एम फॉर मिनिमम, अब मिनिमम का मतलब होता है न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं, इसी को न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। यहाँ तक प्रूफ करके आना है, अगर ये कहता है न्यूनतम विचलन कोण तब, और कहता है इसका अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, इसके लिए अपवर्तनांक तो यहाँ तक निकाल के आना है बस, ठीक है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो प्रकाश का प्रकीर्णन है, और प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है, अभी मैं आपको बताया हूँ, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है किसी कण या किसी चीज से टकराकर फैलना, ठीक है ना। तो देखिए जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करती है जहां पर धूल के कण हो, तो उन कणों से टकराकर प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस एक घटना देखिए, टिंडल प्रभाव क्या है ये पूछता है, टिंडल प्रभाव क्या होता है। देखिए जब किसी अंधेरे स्थान पर यानी अंधेरे कमरे में रखे कोलाइडी विलयन में से प्रकाश को गुजारा जाता है, तो प्रकाश का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, तो यह घटना एक टिंडल प्रभाव कहलाती है। देखिए हम अंधेरे कमरे में एक विलयन लिए है, कोलाइडी विलयन के कण है, मतलब उसमें कण रखे हैं, यहाँ से क्या करते हैं एक प्रकाश है, और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक उत्तल लेंस रख दिया, प्रकाश की किरण मैंने उत्तल लेंस पे पढ़ाया कि क्या करता है, उत्तल लेंस क्या करता है, इसका काम होता है उत्तल लेंस का प्रकाश की किरणों को एकत्रित करना, इसलिए एकत्रित किया, तो फिर यहाँ से एकत्रित होगा, और ये जब एक माध्यम से फिर दूसरे माध्यम में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसमें जो होता है अंधेरे कमरे में जब देखेंगे प्रकाश की किरण उत्तल लेंस से गुजारेंगे, और ये कोलाइडी विलयन में से होकर जो उसका प्रकाश की जो मार्ग होगा एकदम इसमें कोलाइडी विलयन में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये कोलाइडी विलयन है और अंधेरे कमरे में इस विलयन को रखा गया है, इसी को बोलते हैं कोलाइडी टिंडल का प्रभाव बोलते हैं। मतलब अंधेरे कमरे में रख के प्रकाश आप उत्तल लेंस के द्वारा मतलब डालेंगे इस पे विलयन पे, तो इसका जो मार्ग दिखेगा, ये जो मार्ग बनेगा ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, इसी को बोलते हैं टिंडल का प्रभाव। ये एक्सपेरिमेंट टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसको बोलते हैं टिंडल का प्रभाव। अगला लास्ट क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। देखिए मैंने क्या बताया, दृष्टि दोष क्या होता है, ये 3 प्रकार का हो सकता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष मैंने आपको अभी बता दिया हूँ। और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष ये क्या होता है, इसमें बोला गया है कि नेत्र का वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु तथा दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन कौन सा दोष होगा ये कैसे पता चलेगा, अगर आपको निकट की वस्तु दिखाई दे रही है तो इसका मतलब आपके अंदर निकट की ही क्या है, दोष है। निकट की दिखाई दे रही है यानी दूर का नहीं दिखाई दे रही है, ये उल्टा थोड़ा समझना पड़ता है। अगर निकट की चीज दिखाई दे रही है तो आपको निकट दृष्टि दोष है, और अगर आपको दूर की वस्तु दिखाई दे रही है तो आपको दूर दृष्टि दोष है, ठीक है। ये था इस चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, और हाँ इसमें आपको मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ। देखिए जैसे होता है ना, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल। तो उत्तल के बाद देखिए उत्तल में 1 2 3 अंक है, तो इसका मतलब इससे कम 2 अंक होंगे। 3 से कम क्या होता है, 2 अंक, इसलिए दूर, इसमें दूर होता है। या अवतल में 4 अंक है, इससे कम क्या होता है, निकट। इसका मतलब दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये इसका ट्रिक है। फिर से समझ लीजिए ट्रिक क्या है। इसमें 3 अंक है, तो 3 से कम क्या होता है, 2 होता है, और 2 अक्षर जो होते हैं दूर वाले में होते हैं। अवतल लेंस में 4 अक्षर होता है, 4 से कम क्या होता है, निकट 3 अक्षर होता है। इसलिए हम यहाँ समझ सकते हैं 3 से 2, यहाँ 4 से 3, यहाँ ऐसे हमें समझ सकते हैं कि मतलब इस ट्रिक से अगर याद रखेंगे हमेशा, तो उत्तल लेंस के लिए दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा।